संकल्प दोहराया है। यह बजट बिहार के विकास, किसानों की समृद्धि और मध्यम वर्ग की राहत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है, बल्कि बिहार को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास भी है। एनडीए सरकार का यह बजट बिहार, किसान, मध्यम वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेके आया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और बिहार के समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत नींव रखता है। यह राष्ट्रीय प्रगति, सामाजिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे हर वर्ग को विकास का समान अवसर मिलेगा। यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो गरीबों, युवाओं, अंधता और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत है। और आगे हम लोगों के माननीय विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह जी संबोधित करेंगे। आप लोगों को आगे जो बजट में है प्रकाश से बताएंगे, और राघवेंद्र जी भी उसके बाद। आदरणीय राघवेंद्र बाबू, माननीय अध्यक्ष जी मिथिलेश कुशवाहा जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले इस नए वर्ष में शायद इस प्रकार से हम लोग आमने सामने पहली बार हम लोग बैठ रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यह जो बजट है एक युगांतकारी है, ऐतिहासिक बजट है, परिवर्तनकारी है। इस प्रकार का बजट देश में कभी नहीं आया था। इतना बड़ा बजट, 50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, और ये बजट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग कैपिटल मनी कहते हैं, पूंजीगत जो धन होता है वो कहते हैं, तो वो 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार ने कितनी चिंता की है कि आधारभूत संरचनाओं के बिना देश विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। केवल ऐसा मान करके कि मिडिल क्लास के लिए ही, जो प्रचारित है, केवल मिडिल क्लास के लिए ही यह बजट हुआ है और बिहार के लिए हुआ है, तो ये प्रचार दुष्प्रचार जैसा है। मिडिल क्लास का तो लाभ होना ही है। पहले जो कटौती हुई, अब मनमोहन सिंह तक तो 2 लाख था, नरेंद्र मोदी जी के राज में, यानी बीजेपी के राज में वो 12 लाख तक गया 10 वर्षों में, तो वो तो मिला। और ये उनकी उम्मीद नहीं थी। अभी हाल के दिनों में केजरीवाल ने और विपक्षी पार्टी ने मांग किया था कि 10 लाख टैक्स फ्री करो। अब वो लोग हैरान हैं कि 10 लाख मांगे थे कि सरकार चक्कर में पड़ जाएगी, हम इस पर उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन सरकार ने 12 लाख कर दिया। तो हैरान है। इस प्रकार का बजट जब पेश हुआ पार्लियामेंट में, आप सब पत्रकार मित्रों ने देखा भी होगा उनकी क्या दशा थी उस समय जब बजट भाषण समाप्त हुआ वित्त मंत्री जी का, और मेज थपथपा रहे थे सत्ता पक्ष के लोग, तो विपक्ष के सारे लोग, सारे नेता, सारे सदस्य अवाक होकर के और बिल्कुल स्तब्ध थे कि हमें क्या करना है। चुपचाप मानो काठ हो गए हैं, और ऐसे वो सामने देख रहे थे। समर्थन करें कि विरोध करें, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सारी दुनिया देख रही थी, तो उनको अवसर नहीं मिला। सदन से बाहर आके कुछ कह रहे हैं
तो कहने के लिए उनके पास कुछ है भी नहीं। बजट इस प्रकार का है। कोई केवल नहीं तो अपर मिडिल क्लास के लिए भी, और सरकार ने इस बजट में इंतजाम किया है। अब आप बताइए कि जो नया स्लैब बना है, नया स्लैब कहाँ है? हाँ, जो नया स्लैब बना है, एक मिनट, हमने 5% किया है, उसके पहले 4 लाख तक जीरो कर दिया, 8 से 12 लाख 10% किया, 12 से 16 लाख 15% किया, 16 से 24 लाख 20 लाख 20% किया, 20 से 24 लाख 25% किया, 24 लाख से ऊपर जितना भी है आपका उस पर 30% किया। और इस नई व्यवस्था में 18 लाख तक के सालाना आय वाले लोगों को 70,000 और 24 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 1,10,000 का फायदा हुआ। अब बताइए इस बजट के बारे में कोई क्या कहेगा? कौन ऐसा वर्ग है? महिलाओं को भी सबका ध्यान रखा, किसानों का ध्यान रखा। किसानों का जो बजट है अलग से उस बजट में और सब प्रकार से उस बजट में उनका ये किया गया है। जो नया टैक्स बिल आ रहा है उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना आसान हो गया है। आज बिल आया होगा और ये बिल आज हो जाएगा। 1961 का जो इनकम टैक्स कानून था, अब उस कानून का जगह अब ये नया बिल जो एक्ट बनेगा वो ले लेगा, तो रिटर्न फाइल करना भी आसान होगा। और जो अपडेट रिटर्न होता है, जैसे होता है ना, देर से लोग जमा करते हैं, गलती कर देते हैं, इस कारण क्वेरी हो जाती है, परेशान होते हैं, तो उनको समय एक वर्ष था पहले, फिर 2 वर्ष दिया गया, इस बार 4 वर्ष का समय दे दिया गया कि आप 4 वर्ष में अपना हिसाब किताब ठीक करके और फाइल करिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से जो सहूलियत दी गई है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, देखिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं किया। मोदी जी की सरकार जब से है, बीजेपी की सरकार जब से है, एनडीए की सरकार है जब से, तब से इसकी चिंता की गई है। और वो उसके लिए 5 साल में मेडिकल में 75,000 सीटें जुड़ेंगी। ये असंगठित क्षेत्र में जो होंगे, जो माने क्या बोलते हैं, गिग वर्कर्स, उन सब का पंजीयन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। और ये एसेंशियल हो रहा है। आपके घर में कोई नौकर है, होटल में है नौकर है, राज मिस्त्री है और मजदूरी का काम करता है, ऐसे तमाम जो है उन सबको कोई देखने वाला नहीं है, न उनके पास कोई संगठित मजदूर संगठन है। इसीलिए कहा जाता है असंगठित क्षेत्र। उनका कोई माई बाप नहीं, कोई नहीं देखने वाला, वो संगठित भी नहीं है। तो सरकार सीधे उनका देखभाल, उनका स्वास्थ्य की चिंता और उनका वेतन कितना होना चाहिए और भी जितनी सुविधाएं जो आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार उनके लिए और रजिस्ट्रेशन करके सब करेगी। तो बजट में वह भी अब है। एमएसएमई यानी जो छोटा, जो माइक्रो बिजनेस होता है, कम पूंजी से
छोटे छोटे लोग भी अपना काम कर सकते हैं, उनको भी रिकट कर दिया। 3 लाख से 5 लाख उसका जो लिमिट है लोन का, उसको भी बढ़ा दिया। और इसी तरह किसानों के लिए भी जो केसीसी का जो लिमिट था 3 लाख से 5 लाख कर दिया। इसलिए 5 वर्षों में आईआईटी आईआईएससी में अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। कोई भी विद्यालय बिना प्रयोगशाला का नहीं होता, और वो भारत सरकार की मदद से प्रयोगशाला काम करेंगे, उसमें सब पढ़ेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार में 5 उत्कृष्ट केंद्र खुलेंगे। ये ध्यान देने की बात है। रोजगार सृजन का कहते हैं ना कि रोजगार कहाँ से देंगे, इसमें से रोजगार सृजन होगा। आई सेंटर के लिए 255 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़, और स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ तक लोन कर दिया गया है। इसमें सबसे अधिक फायदा बिहार को होने जा रहा है स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट। एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिहार के बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और बिहार को विशेष दृष्टि से और एआई को यहाँ प्रश्रय दिया गया है, और उसमें ये करेंगे। लेकिन उसकी आलोचना कैसे हो रही है आप देखते हैं। आलोचना हो रही है कि जब एआई होगा तो काम रोबोट करेगा, काम मशीन करेगा, तो आदमी बेकार होगा। अब ये सब फिजूल, कंप्यूटर आने से बेकारी बढ़ गई, बेकारी नहीं बढ़ी है। कंप्यूटर के लिए भी मजदूर चाहिए, कंप्यूटर के लिए भी कर्मचारी चाहिए, कंप्यूटर के लिए भी कारखाना चाहिए, उसके लिए भी इंडस्ट्री चाहिए, तो इसके लिए भी चाहिए। ये रोजगार सृजन करेगा एआई। लेकिन आज समझने वाले वैसे लोग नहीं हैं विपक्ष में। इस बजट को समझना बहुत जरूरी है, और आप सब ये काम करेंगे, ये हम सबको इसका विश्वास है। देखिए बिहार में मोटे तौर पर देखिए, बिहार में मोटे तौर पर देखिए, सुन लीजिए, 100 करोड़ से मखाना बोर्ड का गठन हुआ। 100 करोड़, 98% देश का मखाना सिर्फ मिथिला में पैदा होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसको कोई नहीं पूछता था, वो बेकार होता था, मिट्टी का मोल बिक जाता था। आज उसके और किसानों को फायदा हो रहा है। 25,000 किसानों को इससे फायदा होगा, ये बोर्ड गठित होने से। बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। भारत सरकार ने सैंक्शन किया, बजट में उसका प्रावधान भी कर दिया। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट समझ में नहीं आ रहा आज लोगों की क्या चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होने से पूरे बिहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट को खोलना आसान हो जाएगा। शहद है, अब शहद का प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, तो अनमोल शहद बेमोल चला जाता है। इस प्रकार से जो भी प्रोडक्ट है, फल है, जो भी उत्पादन है किसानों का, उसका प्रोसेसिंग नहीं होने की वजह से, चाय है, हम चाय किशनगंज में पैदा करते हैं, बहुत बढ़िया चाय पैदा करते हैं, बड़ा बड़ा टी फार्म है, आप जाइएगा तो लगेगा दार्जिलिंग में आ गए। लेकिन चाय का जो प्रोसेसिंग है वो हमारे यहाँ नहीं होता। कहाँ चला जाता है? बंगाल जाता है। वहीं पर जो बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर है, और बंगाल चला जाता है, वहाँ होता है, और यहाँ मिट्टी का मोल लोग बेच देते हैं, वो हमारे यहाँ हो जाएगा। हमारे यहाँ 3 नए ग्रीन एयरपोर्ट भी
बनेंगे। ये बिहटा और पटना के अलावा, बिहटा और पटना के अलावा जो बिहटा ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट से अलग होंगे। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, आप सबने देखा होगा, आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ा पटना का एयरपोर्ट होने जा रहा है। अब दिखाई भी पड़ रहा है पटना का एयरपोर्ट कि कितना बड़ा होगा। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचा क्षमता का भी विस्तार होगा। तो इस प्रकार से बिहार के बारे में जो ध्यान रखा गया है, और सबसे बड़ी बात है कि मिथिलांचल के लाखों किसानों की जो मांग थी, कोसी नहर का जो पश्चिमी हिस्सा था वो अवरुद्ध था, रुका हुआ था, तो उसका काम पूर्ण कर देने का सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी और बजट में उसका प्रावधान हो गया। लाखों मिथिलांचल के किसानों को सीधे लाभ इसका पहुंचेगा। पत्रकार मित्रों, यह बजट आम आदमी और 140 करोड़ लोगों का समावेशी बजट है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य पूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। मैं अंत में इतना जरूर कहूँगा कि लोग जो कहते हैं कि इस देश में बहुत कर्ज है, कर्ज से दबा हुआ है और ये बजट होगा कैसे, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से। आपकी आमदनी जानते हैं कितना है, 34 लाख करोड़, और आपने बजट बना दिया 50,000 करोड़ का, तो 16 लाख करोड़ कहाँ से लाइएगा। तो ये आंतरिक स्रोत से ये लाएंगे। बताइए, 75,000 लाख ये आंतरिक कर्ज पहले का भी इतना है इस देश पर, और ये विदेशी कर्ज 6 लाख करोड़ है, सिर्फ 6 लाख करोड़। विदेशी कर्ज भारत ने नहीं लिया है ज़्यादा, और ये कभी भी हम दे सकते हैं इतनी। इसलिए हम इस कर्ज के कारण किसी भी देश के दबाव में हम नहीं आने वाले हैं। इसका ध्यान और इस सरकार ने रखा है। अब सरकार की चिंता है, यह बजट व्यक्तिपरक है। आप देखते होंगे कि बजट जब पेश होता था पहले, आप सब भी अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में सीमेंट इतना, स्टील इतना, कपड़ा इतना, जूता महंगा, ये सब होता था। आज के अखबार में कहीं आपने देखा क्या कि सीमेंट कितना है, जूता कितना है, कपड़ा कितना है? नहीं है। आज का बजट जो है मोदी सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें ये व्यक्तिपरक है, क्योंकि पहले का बजट सरकार का खजाना भरने के लिए होता था। आज का बजट आम लोगों के जेब को भरने के लिए होता है। बात उलट हो गई। तो इस प्रकार से देश जिस प्रकार से विकास हो रहा था, तो कई गुना ज्यादा विकास की दृष्टि से आगे तेजी से बढ़ रहा है। अब सरकार को चिंता है कि लोगों का जेब भरे। आज प्रत्येक व्यक्ति पर 35,000 का खर्च है। देश की आय 34 लाख करोड़ है। घाटा आंतरिक और इससे हमने बता दिया आपको। तो कुल मिलाकर के जो बिहार को मिला है जितना, उतना किसी राज्य को नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कि बिहार को आपने किया। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, तो अब बताइए, ये बजट कहा जा रहा है दिल्ली के लिए है, और ये बजट ठीक हो गया, बढ़िया हो गया जनहित के दृष्टि से, तो कहा जाने लगा कि ये बजट सिर्फ दिल्ली और बिहार का है। यही आलोचना कर रहा है अब राहुल गांधी भी यही करते हैं। दिल्ली का बजट, दिल्ली में
कितने हैं? दिल्ली में 2 लाख लोग हैं टैक्स देने वाले, उनकी संख्या घट गई, आधी हो गई। तो टैक्स कौन देता है ज्यादा? मिडिल क्लास देता है, तो वोट के लिए हो गया। लेकिन ये सारे देश में हुआ है ना। मिडिल क्लास केवल दिल्ली में है क्या? दिल्ली में नहीं है ना, सारे देश में। और ये बजट केवल बिहार और दिल्ली के नहीं है, के लिए नहीं है, सारे देश के लिए है। बिहार को कुछ विशेष मिला है, तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो जब विकसित भारत की चिंता कर रहे हैं, तो इस पिछड़े राज्य को विकसित किए बिना, आगे बढ़ाए बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बात भारत सरकार समझती है। तो मोदी सरकार के सूझबूझ के कारण और बिहार को इस बजट में अच्छा स्थान मिला है, लेकिन इसको भी चुनाव की दृष्टि से देखा जा रहा है। ये बजट सारे देश के लिए है, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, इससे सभी लाभान्वित हुए हैं। और विपक्षी सरकारें भी दबी जुबान से आलोचना करने का जो रस्म है, उस रस्म को पूरा कर रहे हैं। इसलिए पत्रकार मित्रों, ये बजट सर्वहितकारी है और इस बजट को आप जितना इसका अध्ययन करेंगे उतना ही मिलेगा। हम लोगों ने तो जो कहा बिल्कुल ब्रीफ कुछ कहा है, संक्षिप्त कुछ कहा है, लेकिन उसके अंदर जाके आप देखेंगे तो अनेक प्रकार की ऐसी बातें सामने आएगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसलिए यह बजट युगांतकारी है, परिवर्तनकारी है। आपकी तरफ से इस बजट को स्नेह मिलना चाहिए। इसका प्रचार और प्रसार भी दिल खोल करके और आपके द्वारा होना चाहिए। जन जन तक आपकी बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि इसमें। और देखिए, मुद्रास्फीति भी नहीं हुई, यह भी नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि रुपया गिरा करके, नोट छाप करके और आपने बढ़ा दिया, ऐसा नहीं किया है। सारा पैसा इंतजाम करके घाटे का बजट को पूर्ण करने की कोशिश की। इसलिए सब प्रकार से आप देखेंगे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप ज़्यादा समझेंगे और आप समझाएंगे तो आम लोग भी और ज़्यादा समझेंगे। हम लोग तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जितना प्रयास करना है करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रयास होगा वो ज़्यादा फलदायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हम लोग के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश जी तथा प्रेस के सभी सम्मानित साथी, अभी डिटेल में आपको माननीय अमरेंद्र बाबू ने सारी बातों को बताया है और आप स्वयं देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं बिहार की जनता के तरफ से और भोजपुर की जनता के तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार प्रकट करना चाहेंगे कि हमारा जो यह बजट पेश किया गया, तो सम्मानित वित्त मंत्री उस दिन मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन करके उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। तो बिहार की जनता के तरफ से उनको धन्यवाद भी है, आभार भी प्रकट करते हैं। यह बजट जो हमने देखा उसके बारे में डिटेल से अमरेंद्र भाई ने सब कुछ बताया आप लोगों को। सबसे बड़ी बात, देखा जाए, जरा सा शांति रखा जाए, सबसे बड़ी विस्मयकारी बात क्या हुई कि हमने बचपन से बहुत से बजट को देखा है। इन्होंने ठीक उल्लेख किया कि उसमें जूता कितने का होगा और ये कितने का होगा, कलम कितने का होगा, कापी कितने का होगा। ये बड़ा विस्मयकारी बजट है। विस्मयकारी इसलिए है कि इसमें कुछ घोषणाएं ऐसी हुई कि जो कभी आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता था। अब लगभग हम लोग भी इनकम टैक्स देने से वंचित हो जाएंगे।
जो हम लोग विधायकगण हैं वो भी किसी न किसी रूप में बहुत हद तक इसमें हम भी इससे वंचित हो जाएंगे। किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया है। यह ऐसा समावेशी बजट है कि हर क्षेत्र को देखा गया है, उस पर ध्यान दिया गया है। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार को तो यह मिलना ही चाहिए था। जो हमारी अपेक्षा थी केंद्रीय सरकार से, तो उसमें निश्चित तौर पर बिहार के साथ जो किया गया, यह चुनाव वगैरह को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है या किसी की और मानसिकता हो सकती है। यह किया गया है कि बिहार को इसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ सारे क्षेत्र के लोगों को इसमें समाहित किया गया है, सबका ध्यान दिया गया है। वो किसान हो, मजदूर हो, टेक्निकल क्षेत्र हो, कोई हो, सब में इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह, अब जो लोग इसकी आलोचना करना चाहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी बातें आई हैं और अमरेंद्र भाई ने भी कहा है कि इसको लोगों तक पहुंचाने का काम सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो हम लोगों का आग्रह होगा कि इसको, क्योंकि अब हर विषय पर तो इन्होंने बताया, कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसको छोड़ा गया, तो उसमें दूसरी बार भी हम उसी विषय को रखें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि विकसित भारत की तरफ यह एक बहुत बड़ा उठाया हुआ कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद।